मेरा नाम पियर्स है। मेरा जन्म फ्रांस में हुआ था, लेकिन मेरे परिवार एक अमेरिकन है। मैं हमेशा से सोचता था कि अमेरिका कैसा लगता होगा, इसलिए मैंने काफी समय तक कुछ पैसे बचाए और अमेरिका में एक बड़ी सी ट्रिप करने के बारे में तय किया, ताकि मैं वहां रहकर उस जगह को जान सकूं। मेरा पहला प्लान ये था कि जब तक मुझे कोई बेहतर जगह नहीं मिल जाती, तब तक मैं एयरबीएनबी की जगह लेकर वहां रुकूंगा और एक नौकरी की तलाश करूंगा। मैं उस नए घर में काफी जल्दी सेटल हो गया। मैं आराम से डाइनिंग रूम में बैठा और मैंने पहली बार वहां टीवी चलाया कि अचानक मेरे फोन पर मुझे एक मैसेज आया। जब मैंने अपना सेल फोन चेक किया तो मैंने देखा कि वो नंबर अमेरिका का था। आखिर मुझे कौन मैसेज कर रहा होगा? ये एयरबीएनबी के मालिक का नंबर भी नहीं था और इस देश में मैं अब तक किसी को नहीं जानता था। इस मैसेज के आने से मैं जितना कंफ्यूज था, उसे खोलते ही वो डर में बदल गया। तुम यहाँ अकेले नहीं हो, यहाँ से बाहर निकलो। क्या ये कोई धमकी थी? हो सकता है एयरबीएनबी के मालिक ने मेरा नंबर किसी को दिया हो और अब वो मेरे साथ कोई मजाक कर रहा हो। मैंने तय किया कि मैं उसे नजरअंदाज करूंगा और फिर मैं अपना खाना बनाने किचन में चला गया, जब मुझे एक और मैसेज आया, किचन से अभी के अभी बाहर निकलो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ओके, तो ये बहुत ही डरावना है। इसे कैसे पता कि मैं किचन में हूँ? क्या इस घर में कैमरास हैं? क्या आपको यकीन है कि ये ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, बस अपने घाव का ध्यान रखना। आपका शुक्रिया डॉक्टर। देखो बच्चे, मैं नहीं जानता कि जिसने ये तुम्हारे साथ किया तुम उसे क्यों बचा रहे हो, लेकिन सच कहूं तो तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। घबराइए मत डॉक्टर, ये बस एक एक्सीडेंट था, चाकू आकर लग गया। बच्चे, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। मुझसे झूठ बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं ये काम कई सालों से करता आ रहा हूँ। एक चाकू के गिरने से इतना गहरा घाव नहीं हो सकता। देखो, ये तुम्हारे हाथ के अंदर तक गया है। ये सिर्फ कोई इंसान ही कर सकता है, वो भी कोई ऐसा जिसने बहुत जान लगाकर मारा हो। लेकिन बस अपना ध्यान रखना, ठीक है? जी डॉक्टर। जब मैं वापस एयरबीएनबी में जा रहा था तो मेरे पास डरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर मुझे वो मैसेज कौन भेज रहा था? वो मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहता था? किसी ने भी मेरी तरफ चाकू नहीं फेंका था, तो फिर ये मेरे हाथ पर इतनी जोर से कैसे आकर लगा? मैं बहुत कंफ्यूज था और उसी हालत में मैंने उस नंबर पर मैसेज भी भेजा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं एयरबीएनबी में वापस आ गया और अपने हाथ के दर्द को लेकर मैं सीधे बेड पर लेटकर सो गया। डर के मारे मेरी आंख खुली। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा सपना देखा। ऐसा नहीं था कि मेरे सपने में कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, या फिर मेरे परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया था, या फिर मेरा दांत टूट गया था। मैंने सपने में देखा कि कोई मेरे कमरे की छत पर बैठकर मुझे घूर रहा है, मुझे सोते हुए देख रहा है। कोई है जो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने आसपास देखा, लेकिन मैं अकेला था। कुछ बहुत ही गलत लग रहा था। कमरे में अजीब सी बदबू थी और वो भी बहुत ही तेज। उसकी वजह से मुझे उल्टी करने का मन होने लगा था। खैर, मैं अपने फोन का शुक्रगुजार हूं कि उसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो उस पर उसी नंबर से मैसेज आया हुआ था जिसने पहले भी मुझे धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे। मैं खुश नहीं था। अगर तुम बिस्तर पर बैठे रहे तो तुम मर जाओगे, जल्द से जल्द यहाँ से उठो। ये मैसेज कोई धमकी नहीं लग रही थी, बल्कि एक चेतावनी लग रही थी। मैंने पिछले मैसेज एक बार फिर पढ़े और वो भी धमकी की जगह चेतावनी ही दे रहे थे। जो भी मुझे ये मैसेज भेज रहा था, क्या वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था? खैर, जो भी था, लेकिन वो किचन वाले टाइम पर सही कह रहा था, इसलिए इस बार मैं रिस्क नहीं लेने वाला था। मैं अपने बिस्तर से उठा और बाथरूम चला गया। इसी बहाने मैंने अपने दांत भी घिस लिए। जब मैं बाथरूम में था तो मैंने कमरे के अंदर से कुछ अजीब आवाज आती हुई सुनी, और जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो मेरा टूथब्रश मुंह से निकलकर जमीन पर गिर गया। मेरा बिस्तर पूरी तरह से टूट चुका था। मेरा सेल फोन एक बार फिर बजा, इसलिए मैंने उसे जेब से निकाला और उस पर एक मैसेज पढ़ा, बाथरूम से बाहर निकलो अभी की अभी। उस मैसेज पर पूरी तरह विश्वास करते हुए मैंने फौरन बाथरूम से बाहर कूदा और अपने कमरे की जमीन पर आ गिरा। अचानक बाथरूम की लाइट टूट गई और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर से मुझे जोर जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आने लगी। इस बात का मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। एक सेकंड पहले बाथरूम के अंदर कोई नहीं था और अब अचानक कोई अंदर था जो बहुत गुस्से में था। मैंने एक बार फिर सेलफोन पर आए मैसेज को पढ़ा। वो तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन वो जानता है कि तुम कहाँ हो। ध्यान से अपनी चाल चलना। वो कौन है? जैसे मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया हो, मुझे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मैंने उस ओर देखा जहां से वो आवाज आ रही थी और वहां कुछ था, या फिर मैं कहूं कि कोई था, मेरे कमरे के कोने में नीचे झुककर बैठा हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। उसका चेहरा फीके सफेद रंग का था और उसका शरीर भी सफेद रंग का था, लेकिन उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। वो कोई इंसान नहीं था, उसकी नाक नहीं थी, उसकी आंखें पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी जैसे वो कांप रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी थी उसकी मुस्कान।
एक कान से दूसरे कान जितनी लंबी और भयानक। मैं हैरान हो गया। अचानक वो अजीब सी चीज खड़ी हुई और धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। मैं सेल में आए मैसेज की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बाहर की तरफ भागने लगा। मैं किचन तक पहुंचा और वहां से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ भागने लगा। मैंने दरवाजे पर चाबी लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो दरवाजा अभी तक बंद था। मैं उसकी छानबीन करने लगा और ये देखकर हैरान हो गया कि उस पर लगा एक ताला उसे रोके हुए था। ये कहां से आया? मैंने ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। मैं पीछे मुड़ा और वो वहीं था। वो अजीब और डरावनी चीज मेरे पीछे थी, मुझसे बस कुछ ही कदम दूर। मैं इस घर में बंद हो चुका था। अब मैं खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैं अपनी मौत को काफी करीब से देख पा रहा था, जैसे कि उस मैसेज में लिखा था। वो चीज मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख रही थी, वो बस चारों ओर घूम रही थी। उसका मुंह धीरे धीरे खुला, जैसे कि वो ये अनुमान लगा रहा हो कि वो मेरे काफी करीब है। मैं उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू देख सकता था, जो वो शायद मुझ पर इस्तेमाल करने वाला था। मैं रोते हुए जमीन पर गिर गया और ये प्रार्थना करने लगा कि मेरी मौत कम दर्दनाक हो। लेकिन अचानक कुछ और भी ज्यादा अजीब हुआ। जब वो शख्स मुझसे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था, तो दीवार से कोई निकला जिसने उसे जोर से पकड़ लिया। ना तो वो दीवार टूटी और ना ही उस पर कोई और नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो रबर की बन गई हो, जैसे जितना खींचो वो उतनी लंबी और चौड़ी हो सकती हो। जो चीज दीवार से निकली थी वो दिखने में किसी इंसान के जैसी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरे पास भागने का यही मौका है। मैं अपने फोन की मदद से उस ताले को जोर जोर से तोड़ने की कोशिश करता रहा। वो ताला काफी छोटा था और कमजोर भी। वो जल्द ही टूट गया और मैं वहां से बाहर निकलने में सफल हुआ। इन सब के बावजूद वो राक्षस अभी भी मुझ तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी मुस्कान अभी बरकरार थी। वो जानता था कि वो मुझे देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ देख रहा था। उसका दीवार के अंदर से निकली हुई शक्ति पर जरा भी ध्यान नहीं था। अगले दिन मैंने भूत की कहानी पर ज्यादा ध्यान न देते हुए एयरबीएनबी के मालिक को यह बताया कि कल रात कोई घर में घुस आया था। पुलिस हमारे साथ ही आ गई और उन्होंने फौरन घर के अंदर से आ रही बदबू को सूंघ लिया, जो काफी समय से मुझे भी महसूस हो रही थी। घर में कुछ भी अजीब ना मिलने के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि वो बदबू घर की दीवार में बने एक छेद से आ रही है, जिस दीवार से निकलकर एक शख्स ने मुझे बचाया था। पुलिस ने मकान मालिक से इजाजत ली और कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने वो दीवार तोड़ दी। उसके पीछे ईंटों के बीच एक लड़के की लाश थी, जिसके शरीर पर कई घाव थे। ओ गॉड, यहाँ देखो, ये आदमी तो कई हफ्तों से मरा हुआ है। मकान मालिक उस लड़के को पहचान गया। वो इससे पहले यहाँ रह चुका था। मकान मालिक को लगा कि वो किसी इमरजेंसी की वजह से अचानक कमरा खाली करके चला गया, क्योंकि उस लड़के ने कभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। हम में से कोई भी ये समझ नहीं पाया कि वो लड़का दीवार में कैसे मिला और उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जब पुलिस उसकी लाश निकाल रही थी तो मैंने उसके लड़के का हाथ देखा और उस वक्त मैं सब समझ गया। उसने अपने हाथ में कसकर एक फोन पकड़ा हुआ था, और जबकि उसकी मौत को कई हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उसका फोन अब भी चल रहा था। मैं पेशे से एक लेखक हूं और मैं सुकून और शांति से काम करने के लिए अक्सर शहर से दूर बनी जगहों पर जाता हूं। मैं काफी डरावनी जगहों पर अकेले रहा हूं और इस बार के अनुभव के अलावा मुझे पहले कभी पछतावा नहीं हुआ था। पिछली गर्मियों में मैंने एक बड़ी नीली झील के सामने एयरबीएनबी लिया था। नजारा बेहद खूबसूरत था और ये अब तक की सबसे शांत जगह थी। आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। यहाँ का मालिक, चलिए इस कहानी के लिए उसे स्टीव बुला लेते हैं, उसने मुझे चाबी सौंपी और किसी अन्य सहायता के लिए अपना नंबर छोड़कर चला गया। अकेले यात्रा कर रहे इंसान के लिए 2 मंजिल का वो घर काफी अच्छी जगह थी। मैंने ऊपर के बेडरूम में सोने का फैसला किया, क्योंकि उसकी बालकनी से पानी का एक फुआरा दिखता था। कहानियां लिखने के लिए ये एकदम सही जगह थी। झील के पानी पर चांद की रोशनी का चमकना बहुत सुंदर लग रहा था। मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि मैं भूल ही गया कि मेरे खाने का समय हो चुका है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही ध्यान लगाकर काम कर रहा था, जब अचानक मुझे अपनी गर्दन के पीछे किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। मैं फौरन पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं था। इस घर में कोई और हो ही नहीं सकता। ये सोचकर कि ये मेरा दिमाग का कोई वहम होगा, मैंने इस घटना से किनारा कर लिया। रात के खाने के बाद मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर चला गया। बालकनी से आती हुई चांद की रोशनी कमरे को इतना रोशन कर रही थी कि मैं अंधेरे में भी देख सकता था। मुझे याद नहीं है कि उस वक्त कितना टाइम हुआ था, लेकिन मैं पसीने में भीगा हुआ उठा। कमरा अचानक बहुत गर्म हो गया था। मैंने नींद में अपना चेहरा पहुंचा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपनी धुंधली नजर से मैंने अपने बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखा। उसका चेहरा कोरी चादर की तरह सफेद था। वो भावहीन चेहरे से मुझे घूर रही थी। इससे पहले कि मैं इस बारे में सोच पाता कि वो घर के अंदर कैसे आई, उसने अपना मुंह खोला और गाढ़े काले रंग की उल्टी मुझ पर कर दी। मैं जोर से चिल्लाते हुए अपने पैरों पर कूद गया, लेकिन वो कहां गई?
मैंने पूरा कमरा छान मारा। वो औरत वहां से जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। मुझे सोने से पहले शायद थोड़ी कम शराब पीनी चाहिए थी। मैंने एक गिलास पानी पिया और अपने आप को शांत किया। अगले कुछ मिनटों में मुझे यकीन हो गया कि वो सब कुछ एक बुरे सपने के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन उस रात के बाद से हालत बिगड़ने लगी। हर रात मैं जाग जाता, पसीने में भीग जाता और वही डरावनी औरत मुझे घूर रही होती। 3 रातों के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं मालिक को बुलाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं उसे यह न लगे कि मैं पागल हो गया हूं। मुझे यकीन भी नहीं था कि क्या ये सब सच में हो रहा था या फिर मुझे हर चीज का भ्रम हो रहा था। एक दोपहर में नहा रहा था। मेरे चेहरे पर साबुन लगा था और अचानक पानी आना बंद हो गया। जैसे ही मैंने अपना चेहरा धोने के लिए नल की खोज की, मेरे हाथ में कुछ आया। ये किसी पतले हाथ की तरह लग रहा था। मैं इतनी बुरी तरह डर गया कि फिसलकर बाथटब में गिर गया। सौभाग्य से मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी। मैंने पहले ही 1 महीने का किराया दे दिया था और इसलिए सिर्फ कुछ अजीब भ्रम के कारण मैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उस रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं इतना डर गया था कि मैं बहुत देर तक सो नहीं सका, लेकिन आखिरकार मुझे नींद आ गई। रोने की आवाज ने मुझे फिर जगा दिया। मैं हमेशा की तरह उस औरत को देखने की उम्मीद में बिस्तर पर उठा, लेकिन इस बार वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया था और उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि वो बहुत रो रही थी। क्या क्या चाहिए तुम्हें? उसने कोई जवाब नहीं दिया। बताओ मुझे, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं जानता हूं कि ये सब मेरा कोई वहम नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम सच में हो। उस औरत ने अपने हाथों को अपने चेहरे से हटाया और मैंने देखा कि उसकी आंखें नहीं हैं। उसका मुंह इस बड़े खोखले जबड़े में फैला हुआ था और उसमें से एक दर्दनाक कराह निकली। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से अपनी हड्डियां उठाई और अपनी उंगली से लंबे गलियारे की ओर इशारा किया। वो कुछ सेकंड्स के लिए उसी स्थिति में रुकी रही और कॉरिडोर की ओर चलने लगी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे उसका पीछा करने के लिए धक्का दिया हो। मैं बाहर आया और उसे नीचे जाते हुए देखा। नीचे जाते हुए वो किसी परछाई की तरह लहर रही थी। वो बेसमेंट के दरवाजे के पास रुक गई और आखिरी बार मेरी तरफ मुड़ी। उसका मुंह फिर से खुल गया और वही भयानक कराह निकली। उसने तहखाने के दरवाजे पर लगे ताले की ओर इशारा किया और हवा में गायब हो गई। अगर ये कभी और हुआ होता तो अब तक मैं बेहोश हो जाता, लेकिन इस बार मुझे उसका इशारा मिला। वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। क्या उस तहखाने में कुछ है? अगर नहीं तो फिर वो बंद क्यों है? मैंने एक बड़े और भारी फूलदान से ताला तोड़ दिया। जैसे ही मैंने तहखाने का दरवाजा खोला, वो जगह एक गंदी बदबू से भरी हुई थी। उसमें कोई शक नहीं है कि यह सड़े हुए मांस की ओर इशारा करता है। मैंने टॉर्च पकड़ी और कांपते कदमों के साथ बेसमेंट में जाने लगा। पहले तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आता गया, उस बदबू ने मुझे जहरीली गैस की तरह मारना शुरू कर दिया। एक बार जब टॉर्च बेसमेंट के कोने से टकराई तो मेरे पैर जमीन में धंस गए। वहां एक बूढ़ी औरत की लाश बुरी तरह सड़ गल कर पड़ी हुई थी। उसके आंखों को कीड़ों ने खा लिया था और उसका मुंह ऐसा खुला था जैसे वो मरते हुए चीख रही थी। मैं घर के मालिक स्टीव को फोन करने ही वाला था, लेकिन मैंने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। तहखाने की दीवार पर उस औरत के पास खड़े स्टीव की एक बड़ी सुंदर पारिवारिक तस्वीर टंगी थी, जिसका भूत मैं इतने दिनों से देख रहा था। तस्वीर साफ थी। स्टीव ने अपनी मां से छुटकारा पाने के लिए उनकी हत्या कर दी थी और उसके शरीर को तहखाने में छिपा दिया था। इसलिए मैंने उसे फोन करने के बजाय पुलिस को फोन किया। उन्हें झील के किनारे बने इस घर तक पहुंचाने में करीब 1 घंटा लग गया, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे मेरी जान में जान आई। मैंने उसी समय वो एयरबीएनबी छोड़ दिया और बाद में अखबार में पढ़ा कि स्टीव पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया गया था। उसने उनकी संपत्ति और झील के घर को हासिल करने के लिए उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि मुझे खुशी है कि मैंने एक फंसी हुई आत्मा को वो न्याय दिलाने में मदद की जिसकी वो हकदार थी। मैं अभी भी रात में जाग जाता हूँ जब मुझे मेरे बिस्तर पर बैठी उस बूढ़ी खौफनाक औरत के बारे में बुरे सपने आते हैं, जो मुझे अपने चौड़े खोखले मुंह से घूरते हुए चीखें लगाती थी। मैं अभी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही हूँ। मैं इस देश को छोड़कर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझे गलत मत समझिएगा, वियतनाम एक खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं खाने की बहुत बड़ी शौकीन हूँ और मुझे नई चीज़ों को आजमाना पसंद है। लेकिन ये यात्रा मेरे और मेरे पति के लिए एक आपदा थी और ये सब हमारे एयरबीएनबी की वजह से हुआ। हम केवल कुछ दिनों के लिए वियतनाम में थे, लेकिन हम इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहते थे। इसलिए हमने होटल की बजाय एयरबीएनबी में रहने का फैसला किया। मैं एयरबीएनबी लिस्टिंग के माध्यम से स्क्रॉल कर रही थी, अलग अलग घरों को देख रही थी, जब मुझे एक अविश्वसनीय जगह दिखी। हे हेनरी, इसे देखो। तुम्हें क्या मिला जान?
मैंने उसे एयरबीएनबी पर एक घर की तस्वीर दिखाई। वो एक पुराना पारंपरिक तरीके से बना घर था जो बेचने के लिए लगा हुआ था, लेकिन उस वक्त तक वो एयरबीएनबी पर देने के लिए दिखा रहा था। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये इतना सस्ता क्यों है? मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि ये काफी पुराना है। मैंने अपने कंधा उठाकर इशारा किया। मुझे सच में कोई परवाह नहीं थी कि ऐसा क्यों था। वो बहुत बढ़िया लग रहा था। हमने उसे बुक करने का फैसला किया, इसलिए मैंने बुकिंग कर दी और जल्द ही उस जगह के मालिक से एक मैसेज भी आ गया। ये हमारी बुकिंग को स्वीकार करते हुए एक ऑटोमेटिक मैसेज था। अगले कुछ दिन एक काम में चले गए। हम वियतनाम में उतरे, अपने एयरबीएनबी के पते पर पहुंचने के लिए एक टैक्सी ली और निकल गए। वो घर सामने से देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत था। ये बहुत बड़ा था और इसमें एक सुंदर बगीचा भी था। घर के अंदर का नजारा और भी अच्छा था। ये काफी शानदार था और अंदर बहुत सी सौंधी खुशबू आ रही थी। मालिक ने हमारा स्वागत किया। उसने हमें पूरे घर को दिखाया। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी थी, लेकिन देखने में वो काफी कमजोर लग रहा था। हमें पूरा घर दिखाने के बाद मकान मालिक कुछ कामों के बारे में बड़बड़ाते हुए चला गया जो उसे करने थे। वो अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोलता था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि उसने क्या कहा। उसके जाते ही मेरे पति मेरे ओर मुड़ा। तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है कि ये जगह कमाल की है। मुझे यकीन नहीं होता कि हम कितने खुशनसीब हैं। मैं जानता हूँ। क्या तुम एक बार और बेडरूम देखना चाहोगी? बेडरूम खास तौर पर सुंदर था। उसमें ऊंची गुंबादार छतें थी और बिस्तर बहुत बड़ा था। हम दोनों अपनी फ्लाइट से थक चुके थे, इसलिए हमने जल्दी सोने का फैसला किया। मैं बिस्तर में आराम से आकर बैठ गई। मैंने अपने बगल में खर्राटे की आवाज सुनी और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति पहले से ही गहरी नींद में सो रहे थे। नाइट स्टैंड से किताब खींचकर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मुझे किताब पढ़ते हुए करीब 30 मिनट हुए होंगे कि मैंने एक आवाज सुनी। छत पर कुछ रेंगने जैसा शोर सुनाई दे रहा था। मैंने ये सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया कि ये सिर्फ एक जानवर है, लेकिन शोर जारी रहा और मैं आखिरकार देखने के लिए बिस्तर से बाहर निकली। खिड़की खोलकर मैंने बाहर देखा। मुझे बाहर कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। आहें भरते हुए मैं वापस बिस्तर पर चली गई और जल्दी ही सो गई। लेकिन सोने से पहले मैंने समय की जांच करने के लिए अपना फोन देखा। अभी शाम के 7 बज रहे थे। जोरदार टक्कर की आवाज से मेरी नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे कुछ नीचे गिरा हो। मैं बिस्तर से बाहर निकली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरा पति भी शोर से जाग गया था। क्या तुमने वो सुना? हाँ, मैंने सुना। इधर ही रहना, मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम बिस्तर से उठे और मेरे पति ने अपने फोन की टॉर्च चला ली। खिड़कियां खाली थी और मुझे एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। केवल एक चीज जो मैं देख पा रही थी वो थी उसके फोन की चमकदार स्क्रीन। लेकिन इसमें भी एक अजीब बात थी। जान, क्या यहाँ आने के बाद तुमने अपने फोन में टाइम अपडेट कर दिया था? जाहिर सी बात है, हाँ। तुम्हारा फोन इस पर 8 बजे का वक्त क्यों दिखा रहा है? वो हैरान हो गया और उसने अपने फोन को देखा। जैसे ही उसने फोन को घूरा, मैंने फिर से खिड़की की तरफ देखा। आधी उम्मीद थी कि दिन का समय होगा, पक्षी गा रहे होंगे और सूरज चमक रहा होगा, लेकिन बाहर अंधेरा ही था। ये तो बहुत ही अजीब बात है जान। क्या एक ही रात में वक्त इतना बदल गया? लेकिन जब हम सोने गए थे तो सिर्फ 7 बजे थे। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि हम कितने समय से सोए हुए हैं, मेरी आवाज दब गई। अचानक मैं खिड़की की ओर मुड़ी, उसकी ओर बढ़ी और उसे खोलने की कोशिश की जैसे मैंने पिछली रात को की थी, लेकिन इस बार खिड़की खुल नहीं रही थी। मुझे एहसास हुआ कि बाहर से खिड़की को बंद कर दिया गया है। मैं अपने पति की ओर मुड़ी। मैंने उनकी तरफ देखा और महसूस किया कि उन्होंने भी इस बात का गौर किया था। चलो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि जब हम सो रहे थे कोई काम हुआ हो। उसने मेरी बात मानते हुए अपना सर हिलाया और हम नीचे चले गए। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया कि दरवाजा भी बाहर से बंद था। हम शोर के बारे में सब भूल गए थे, लेकिन अचानक मैंने फिर से वो आवाज सुनी, जोर से खरोचने की आवाज, जैसे कोई चीज छत के पार रेंग रही हो। लेकिन इस बार वो आवाज छत से नहीं आई थी, ये सीधे उस बेडरूम से आई थी जहां कुछ सेकंड पहले हम थे। मैंने फोन की टॉर्च को सीढ़ियों की तरफ किया ताकि मैं उस तरफ देख सकूं, और तब जाकर मैंने उसे देखा। 2 बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। एक लंबी कांटेदार जीभ हवा से स्वाद चखते हुए बाहर निकलती है और एक विशाल कुंडल से बना शरीर पूरी सीढ़ी को आसानी से भर देता है। एक सांप हमारे बाहर निकलने वाले एकमात्र रास्ते को रोक रहा था। हम दोनों डर के मारे जम गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन तभी सांप हिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे हमारी ओर सीढ़ियों से फिसलने लगा। भागो! मेरे पति चिल्लाए और हम दोनों दूसरी दिशा में भागे। मैं ये सोचकर रसोई में भाग गई कि मुझे अपने बचाव के लिए वहां कुछ मिल सकता है, लेकिन जैसे ही मैं चारों ओर देखती हूँ, मुझे एहसास हुआ कि सभी चाकुओं को हटा दिया गया था। दराजें खाली थी। उस समय मैंने दूसरे कमरे से चीख सुनी।
वो मेरे पति की आवाज थी। वो उसी दिशा से आ रही थी जिस दिशा में वो भागा था। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। बिना सोचे समझे मैं उसकी ओर दौड़ी। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं करीब आई चीखें बंद हो गई। मेरा दिल थम गया। दरवाजा खोलकर मैंने फोन की टॉर्च से अंदर झांक कर देखा और वहां जमीन पर मेरा पति का निर्जीव शरीर पड़ा था और उसके बगल में सांप था। उसका विशाल शरीर उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था और तभी सांप सर करते हुए और अपने नुकीले दांत दिखाते हुए मेरी ओर बढ़ा। मेरा शरीर आखिरकार हरकत में आ गया और मैं दौड़ती हुई सीढ़ियों से ऊपर बेडरूम में चली गई। मैं अपने पीछे सांप को फुसफुसा करते हुए सुन सकती थी और वो करीब आ रहा था। मैं बेडरूम में पहुंची और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पास की एक कुर्सी को पकड़कर दरवाजे के सामने रख दिया। जब मैं ये सब कर रही थी तो मैंने छत के कोने में एक दरवाजा देखा। उसकी दूसरी तरफ से मैंने रोशनी भी आती हुई देखी। वो काफी दूर था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो रोशनी ही थी। मैं छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगी और उस रोशनी के पास जाने लगी। वो दरवाजा उस घर के काफी ऊपर के हिस्से में बना हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैं वहां कैसे पहुंची, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं जिंदा रहने के लिए खुश थी। मैं उस गाड़ी में सवार हो गई जिसे हमने किराए पर लिया था और पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगी। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने अंदर लगे शीशे में देखा कि जिस बूढ़े आदमी का वो घर था वो बाहर ही खड़ा था। उसका चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया था और उसने हाथ हिलाकर मुझे बाय किया। पुलिस ने मुझे बताया कि उन्होंने घर की छानबीन की। उन्होंने कहा कि घर के अंदर सब कुछ ठीक है और उन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ अपने पति के साथ आई थी और मुझे पता है कि मैं अकेली रह गई थी और मुझे पता है कि मैंने क्या देखा था।